हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं 2019 से 2025 तक के नीट के सारे पीवाईक्यूज जो अल्टरनेटिंग करंट के हैं। नीट के सारे पीवाईक्यूज कहने का क्या मतलब है कि चाहे वो रेगुलर एग्जामिनेशन नीट में आए हो, चाहे रीटेस्ट में आए हो, मणिपुर, उड़ीसा, कहीं आए हो, सारे एमसीक्यू मैंने लिए हैं और वो मिलाकर हो गए हैं 25 क्वेश्चंस। तो इसके अंदर हम लोग 25 एमसीक्यूज या क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो सीरीज है 2019 से 2025 वाली, इसको मैंने नाम दिया है जीरो टाइम वेस्ट, क्योंकि इसके अंदर मैं केवल आपको पढ़ाऊंगा, कोई टाइम वेस्टिंग आपकी नहीं कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, नीट फिजिक्स, शाम को 6 बजे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे डेली। और कई बच्चे चाहते हैं कि उनको ये पीडीएफ मिल जाए पढ़ने के लिए, तो आप अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और यहां पर नीट फिजिक्स फ्री पीडीएफ, इसके अंदर जो है आपको पीडीएफ सारी अनलॉक मिलेंगी। क्लिक करके डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको अरविंद नीट ऐप डाउनलोड करना है अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो। चलिए सवाल लगाना शुरू करते हैं। मैंने टॉपिक वाइज इसको डिवाइड किया जैसे अच्छी तरह समझा सकूं। तो एक बेसिक क्वेश्चन था, इंट्रोडक्शन, वो 2000 उड़ीसा 2019 में पूछा गया है। कहा गया है कि द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विद टाइम, ये देखिए इस तरफ ईएमएफ है और इधर इन्होंने एक्स एक्सिस पे टाइम दिखा रखा है। 4 टाइप ऑफ जनरेटर्स आर शोन इन द फिगर्स, ठीक है। विच एमंग दम कैन बी कॉल्ड एसी। अल्टरनेटिंग करंट कौन सी है ये बताइए। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट का जो नेसेसरी कंडीशन होता है, किसे आप कहेंगे नहीं कहेंगे, उसका होता है साइन रिवर्सल। मतलब अगर एक बार प्लस है तो एक बार माइनस होनी ही चाहिए। और ये साइन रिवर्सल इन चारों में दिख रहा है। शेप मैटर नहीं करता कि इस तरह की है कि इस तरह की है। और कभी कभी नॉर्मली कह लीजिए उसका जो टाइम पीरियड होता है ना, उसको भी हम लोग फिक्स्ड मानते, एक यूनिफॉर्म टाइम पीरियड मानते हैं। लेकिन वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है। टाइम पीरियड का मतलब है कि जितने समय में ऊपर जा रहा हो उतनी समय में नीचे से ऊपर आ जाए। इन जनरल ऐसा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो यहां पर अगर बातचीत की जाए तो टाइम रिवर्सल सब, ये साइन रिवर्सल सबका हो रहा है और शेप सबका डिफरेंट है, वो मैटर नहीं करता। इसलिए चारों अल्टरनेटिंग करंट हो जाएंगे और ऑप्शन आपका बनेगा सी। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। ध्यान रखिएगा, यही नेसेसरी कंडीशन होती है। आपका नेचर का जो फॉर्म है, वे फॉर्म वो डिफरेंट हो सकता है। और कई टीचर बोलते हैं कि यहां पर जो टाइम पीरियड है, कई बुक्स में भी लिखा रहता है, वो एक कांस्टेंट टाइम पीरियड होना चाहिए, लेकिन वो नेसेसरी कंडीशन नहीं होती। कभी कभी वेरिएबल एसी मिलती हैं जो इस तरह से आती हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आप पकड़ पाए होंगे। आइए चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। एसी, एक ही था क्वेश्चन उसमें, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर। यहां पर तो यानी जो एसी वोल्टेज है वो रजिस्टर के अगेंस्ट में अप्लाई किया गया है। देखते हैं, 2022 का सवाल है और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या है? द पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल टू √2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी सोर्स। तो ये लिखा है कि ये जो √2 टाइम्स यानी वी नॉट की जो वैल्यू लिखी है वो पीक वैल्यू √2 टाइम्स वी आर एम एस के बराबर होती है, ऐसा बोल रहे हैं। और हम ये जानते ही हैं कि जो वी आर एम एस होता है, फॉर्मूला याद कर रखा है, वी नॉट अपॉन √2। तो पहला वाला ऑप्शन ही यहां पर सही होता हुआ दिख रहा है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है सब गलत ही होंगे, एक ही सही आपके यहां होता है। वैसे भी यहां पे देखिए लिखा है 1/√, जो कि गलत है। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सप्लाइड टू द सर्किट, वोल्टेज सप्लाइड के बराबर पीक वैल्यू नहीं होती, नॉर्मली हम उसको आरएमएस वैल्यू पकड़ते हैं। आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स, ये भी गलत है। तो यहां पर ये ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, जो आप समझ पाए। अगला टॉपिक लेते हैं, टॉपिक नंबर 3। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, यानी जो एसी वोल्टेज है वो इंडक्टर पे अप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है। ये रीटेस्ट 2024 में क्वेश्चन था बेटा। क्या है? इन द सर्किट शोन बिलो, ये सर्किट है, द इंडक्टेंस एल इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। ये दिख रहा है इंडक्टर है, एसी सोर्स से कनेक्टेड है। द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट की वैल्यू इन्होंने लिखी है, बड़ी अच्छी बात है। दी वोल्टेज ड्रॉप VL अक्रॉस L, इसके अगेंस्ट में कितना VL ड्रॉप होगा। देखिए, आपको पता है जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है या इंडक्टर सर्किट ही बोले, जो कि इसमें केवल इंडक्टर लगा होता है, तो उसमें जो वोल्टेज होता है वो करंट से लीड करता है। तो मैं लिख भी देता हूं, V लिखिए चाहे E लिखिए, V लीड्स I बाई
पाई बाई टू। ये किसकी कहानी कह रहा हूं? प्योर इंडक्टिव सर्किट, या एलआर सर्किट हो तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं प्योर एल सर्किट की बात कर रहा हूं, जिसे ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आपके दिमाग में। तो केवल एल है तो वी लीड करेगा पाई बाई टू से। तो भैया इसका जब वोल्टेज निकालने जाओगे तो क्या लिखोगे? वी इज इक्वल टू वी नॉट और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहां तुम समझ गए, v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा, आपने काफी समय से इतना तो पढ़ ही रखा है, 10th में भी पढ़ा था, कॉस थीटा होता है। तो ये कॉस वाली वैल्यू आएंगी। देखिए ये पहली दो तो 100% गलत हो गई। अब ये वी नॉट क्या होता है भाई? वी नॉट का मतलब है एम्पलीट्यूड का पीक वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू आई आर, ये हो गया आई नॉट, और यहां पे आर का मतलब है एक्सएल, और एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल के बराबर। तो आई नॉट ओमेगा एल। अब यहां पर वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि ये देखिए यहां पर आई नॉट के टर्म्स में लिखा है। तो आई नॉट इंटू ओमेगा एल, देखिए प्रेम पूर्वक कॉस ओमेगा टी, ये आंसर हो गया। देखिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा अच्छी सी पढ़ाई, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली, कौन सा ऑप्शन बना? ओमेगा एल इंटू आई नॉट, ऑप्शन नंबर डी बना। पढ़ाई थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाली, बाकी आपके यहां मामला आसानी रहने वाला है अधिकतर क्वेश्चंस में। आइए अगला सवाल करते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए, उसको कई तरह से सवालों को लगा सकते हैं। ये मैं इजीएस्ट मेथड बता रहा हूं, क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर, इसीलिए कि आपको सरलता प्रदान करने की पूरी कोशिश रहती है। अगला क्वेश्चन 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा है ए बी इज ए पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये ए यहां है, बी यहां है। पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB हमको निकालना है, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। यानी कि ये करंट की वैल्यू यहां पर 2 एम्पियर थी, और उसका बढ़ने का रेट का मतलब है DI बाई dt दे रखा है, देखो ये। और ये पहचानने का और आसान तरीका, ये यूनिट से पहचान लिया करो, एम्पियर अपॉन सेकेंड। तो एम्पियर करंट की वैल्यू और सेकंड टाइम की, खत्म हो गई बात। 1 एम्पियर अपॉन सेकंड। थोड़ा इसमें लिखने में दिक्कत होती है तो शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं, पकड़ पाया। अब यहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछा। देखिए यहां पर किरचॉफ का जो लॉ है केवीएल वाला, वो हम लोग लगाते हैं जब पोटेंशियल ड्रॉप निकालना होता है किसी सर्किट में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी लगाएंगे, यहां भी लगाएंगे। बस एक चीज आपको ना पता हो तो ध्यान दिला दें, वैसे मालूम होगी कि अगर इंडक्टर है और इंडक्टर में जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में आप प्रोसीड करते हो तो माइनस वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब बाकी आप जान ही रहे हैं कि ये इधर से करंट आ रही है तो ये पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट दिखी रही है, निगेटिव की तरफ मूव कर रहे हो तो यहां भी पोटेंशियल ड्रॉप, और ये भी करंट की डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो यहां भी पोटेंशियल ड्रॉप। यानी मैं अगर लिखूं केवीएल, किरचॉफ का केवीएल लगा रहा हूं, केवीएल क्लोज लूप के लिए न लगा के पोटेंशियल डिफरेंस के मामले में लगा रहा हूं, तो मैं लिख दूंगा VA का मतलब क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट ए। फिर 1 हेनरी है, और आप जानते हैं ये जो वोल्टेज होता है अक्रॉस द इंडक्टर, उसकी वैल्यू होती है LdI/dt। ये ड्रॉप होता है, ये फॉर्मूला हमको पहले पता है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, क्योंकि इस जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल गिर जाएगा, तो माइनस कर देंगे। माइनस हमने ये कर दिया LdI/dt। फिर ये आप बैटरी सेल पे आए, माइनस प्लेट की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, आप ये पकड़े होगे बेहतर। और जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में रजिस्टर पकड़ते हो, फिर से पोटेंशियल ड्रॉप होता है I इंटू आर। तो I की वैल्यू थी 2 एम्पियर लिखा है, और R की वैल्यू क्या है? मैं IR लिख देता हूं एक बार, नहीं कंफ्यूज ना कर जाओ कहीं, मतलब कि कहां से 2 लिखा कहां से 1 लिखा, क्योंकि आपको आसान लगना चाहिए। मैं लिख देता हूं I, और R की जगह ये 2 ओम है 2, और ये हम पहुंच गए B पर, तो ये B का वोल्टेज हो गया। बहुत ही आसानी से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए VA लिखा, अब L की वैल्यू देखो, एक L दिया था 1 हेनरी, कहीं पढ़ा था मैंने, ये लिखा हुआ है। अब 1 हेनरी और DI/dt की वैल्यू भी 1 है, ये मैंने यहां पर लिख रखी है, ये दे रही है 1 एम्पियर सेकेंड। ये रहा 5, और I की वैल्यू 2 थी, 2 इंटू 2 यानी 4 बराबर VB। तो ये वैल्यू हो गई VA -1 -5 -4 बराबर VB, यानी VA -10 बराबर VB।
हमको निकालना है VA माइनस VB, तो VA माइनस VB की वैल्यू आ गई बेटा 10 वोल्ट, और ये आंसर। ये जो मैंने तरीका बताया है ये आप कहीं भी बिंदास होके लगाइएगा, कभी गलती नहीं होगी। आप जिस भी कोचिंग में जिस भी टीचर से पढ़ते होंगे, अच्छा पढ़ते होंगे, लेकिन इसको इस्तेमाल करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। बिल्कुल ठोका पीटा जांचा तरीका आपको बताता हूं, सरलतम तरीका, इजीएस्ट मेथड। खैर, उम्मीद करता हूं ये आप पकड़ पाए। 2025 का सवाल था और बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला टॉपिक है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर। अब जो कैपेसिटर लगा होता है उसमें एपी वोल्टेज की बात कर रहे हैं। फेज 1 2020 का सवाल पकड़ लेते हैं। लिखा है 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट। एक फोटो बना लें क्या जल्दी से आपको समझाने के लिए। ये मान लीजिए एसी सोर्स है और ये हो गया भैया सी हो गया 40 माइक्रोफैरेड, और ये जब दिया रहता है ऐसे ना तो आरएमएस वैल्यू हमेशा लेते हैं, तो ये आरएमएस वैल्यू हो गई 200। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सी वैल्यू, हमेशा जब ना बोला जाए तो आरएमएस वैल्यू लेंगे, और हर्ट्ज दे रखा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कलर थोड़ा बदल लेना चाहते हैं। अच्छा आगे चलो। द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, हमें आई आरएमएस चाहिए। तो आई आर वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो इसको लिख दो ई आर एम एस, और आर एम एस आर की जगह इसका एक्ससी। और आप जानते ही हो कि एक्ससी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा सी मल्टीप्लाई हो गया ई आर एम एस इंटू ओमेगा सी। इधर थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको। अब इसी आई आर एम एस को क्या लिख दोगे, ई आर एम एस जो कि 200 है, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई और एफ दे रखा है 50, और सी कितना 40 माइक्रोफैरेड, तो 40 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैरेड में चेंज कर दिया है। अब ये पाई में नहीं है तो पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, अभी करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, सारे जीरो को निपटा देते हैं, इससे सरल लगे। तो ये वैल्यू हो गई 2 दूनी 4 पाई, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। कितने जीरो निपटाए हमने, 2 3 4, 4 निपटाओगे 10 की पावर माइनस 2 बचेगा। अब 5 चौक 20 और 20 अट्ठे 80, 80 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 2, एक जीरो और निपटा मारो, 8 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 1। अब यहां पे दिखाई पड़ रहा है कि जो ऑप्शन है वो यहां पर बी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखिए 8 इंटू 2 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 1। ये 8 त्रिक 24, करीबन 24 से ऊपर होगा पक्का, 25 के आसपास, और पॉइंट और लगा दोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। आप चाहो तो निकालो वरना मल्टीप्लाई करके लिख लो। अगर मल्टीप्लाई करके 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 एक कम 8, और 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 त्रिक 24 और 1 25, और यहां पर 10 की पावर ये 2 डिसिमल इसके और एक इसका 2.512, इतनी वैल्यू आ गई। क्या निकाला भैया, एम्पियर निकाला है। तो ये रहा 2 पॉइंट, सबसे करीब जो मिल रहा है वो बी ऑप्शन मिल रहा है। ये बी इज द करेक्ट वन। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लीजिए, जहां भी जीरो वीरो ज्यादा आए पहले निपटा लिया करिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप थोड़ा सा रहता है मैथ्स में ढीला ढाला मामला ना, तो इसको निपटने का ये तरीका है आपको जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं। जीरो कम करते रहो तो वो कम संख्या दिखेगी, कम नंबर्स दिखेंगे, टैकल कर पाओगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। 2021 के सवाल लेते हैं यहां पर, है ना। इसमें शॉर्ट ट्रिक वगैरह सारा इंक्लूड किया है मैंने इजी करने के लिए, सब कुछ बताता रहूंगा, ध्यान से देखते रहिए। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड अक्रॉस इन एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज V। ठीक है भाई, गिवन बाई V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। कोई समस्या नहीं है, ये मान लो फोटो बना दे तुम ज्यादा पकड़ पाओगे। ऐसे समझ लो ये C है और ये V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी ठोका है इन्होंने। द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वुड देन बी गिवन बाई। इसमें आईडी की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है, वहां भी ये सवाल डाला जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो कंडक्शन, इस सिचुएशंस में हमेशा कंडक्शन करंट के बराबर होती है। यानी यहां पर इस केस में आईसी बराबर, आईसी मतलब कंडक्शन करंट, आईडी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, तो हम कंडक्शन करंट निकालने काम खत्म हो जाएगा।
चाहिए क्या, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट प्लेट्स, अच्छा डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए। अब देखिए जब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता है तो उसमें कौन लीड करता है बेटा, इसमें लीड करता है करंट, कितने से, π/2 से। तो आई लिख देते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव का मतलब है जब किसी सर्किट में, एसी सर्किट में केवल कैपेसिटर लगा हो तो उस समय क्या हो जाएगा, आई लीड्स, ये हम लोग रटे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, मतलब V या E जो भी लिखा है बाई π/2, आई आगे होगा। तो इसमें ये जो गिवन था, कलर बदल लेते हैं, ये गिवन था हमारा V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। अब आई के लिए क्या लिखो, आई इज इक्वल टू I0 साइन, और इसमें π/2 जोड़ मारो। अब साइन 90 प्लस थीटा जानते हो कॉस थीटा होता है, तो आंसर आ गया I0 कॉस ओमेगा टी। तो साइन वाला टर्म कोई है वो पहले ही भगा दो, ये तो गलत, ये हो ही नहीं सकता है, आएगा तो कॉस है। अब यहां पर क्या है ना कि I0 तो हमने माना, I0 को निपटाना पड़ेगा, तो I0 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, देखिए यहां पे लिखते हैं, कलर फिर से बदलते हैं। अब यहां I0 निकले चलोगे तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो ये V रहा E0 या V0, क्या इस्तेमाल किया है V0, और R की जगह XC। अब XC की जो वैल्यू होती है ये होती है ओमेगा सी, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन ओमेगा सी, तो ये ओमेगा सी, पकड़ में आई बात, ये XC होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, क्या रह गया आप, I इज इक्वल टू I0 की जगह V0 ओमेगा सी, ब्रैकेट डाल दें, इन्होंने नहीं डाला, हम भी नहीं डालेंगे, जिससे कि आपको एक जैसा मामला लगे। ये आंसर है, और ये आंसर कौन सा आया, ये ऑप्शन नंबर आपका डी है यहां पर, ये देखिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये सवाल इस तरीके से आप प्रेम से कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं हुई। अगला सवाल देखते हैं, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ए 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट बैटरी, वगैरह वगैरह दिखाई पड़ रहा है सब कुछ, 50 हर्ट्ज, ये आरएमएस वैल्यू है ना। द पीक करंट इन दी सर्किट इज नियरली, हमें I0 निकालना है, तो I0 की वैल्यू जो होती है वो होती है E0 अपॉन जो अपोजिशन टू द करंट है, जो कि यहाँ पे XC है। अब XC होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ऊपर ले जाओ E0 ओमेगा सी, ठीक है। ओमेगा को क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी है तो 2πf में चेंज कर लेंगे, इनटू 2πf, और C का भैया C, मामला इतना ही है। अब ये जो वैल्यू थी ना यहां पर ERMS दे रखी थी आपको, जब कुछ नहीं लिखा होता 210 वोल्ट, तो आपको चाहिए E0, तो आप E0 अपॉन √2 की वैल्यू होती है ERMS के बराबर, तो E0 की वैल्यू हो जाएगी 210 √2। उम्मीद करते हैं बात पकड़, अब आगे इसकी वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। यहां भी ये √2 के टर्म्स में नहीं है, यानी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। E0 हो गया 210 √2, और 2πf यानी 2π को 3.14 इन्होंने बोला लेने के लिए लेंगे, और फिर रहा ये 50 फ्रीक्वेंसी का, और कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड, 10 इंटू 10 की पावर -6। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमने बोला जितने जीरो उसको हटा लिए करो, ये तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 जीरो इसके, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, कितने हुए, 4 जीरो कम हो गए, तो ये आया 21 √2। ये इसके साथ आप ले चुके थे, तो ये वैल्यू हो गई 1, देख रहे हो ना, और ये 3.14, और ये 4 जीरो कम के 10 की पावर -2। थोड़ा ऐसे पकड़ के चलेंगे तो काम आपका आसान होगा। अब यहां पर ये, अब यहाँ पे √2 की वैल्यू वही रखनी पड़ जाएगी, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अब यहां अंदाजा भी ले सकते हैं, वैसे वो भी सही बैठ जाता है। अंदाजा कैसे लोगे, 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 63, और √2 होता 1.4, 63 उसको डेवड़ा मान लो, तो 9 के आसपास आएगा ये ऑप्शन। ये देखिए डी ऑप्शन सही होगा इसका, हमने कैलकुलेट नहीं किया, अंदाजा मार दिया और सही पड़ा, आपका भी सही पड़ेगा, कोई हम रॉकेट नहीं चला रहे हैं, है ना। खैर एनीवे, तो 21 इंटू 1.414 ही ले लो चलो, और ये रहा 3.14 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.93 एम्पियर आ जाएगा। मैंने कैसे अंदाजा मारा, एक बार आपको हिंट दे देता हूं, जिससे आप बाकी सवालों में इसका फायदा उठा पाए।
ये देखिए क्या किया है मैंने ना, ये 3 था ना अप्रोक्सीमेट 3.9, तो 3 समझ लिया, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 21 से, तो ये आ जाएगा 63, 63 है ना, थोड़ा ज्यादा होगा उसको छोड़ देते हैं। यहां 1.4 को 1.5 पकड़ लो, तो इसको थोड़ा बढ़ा लो, तो 63 को 1.5 यानी डेवड़ा, डेवड़ा का 1.5 टाइम्स, तो 63 का डेवड़ा करीबन 90 पार हो जाएगा, 60 और उसका आधा 90, तो 90 से प्लस हो जाएगा, 90 से ऊपर। अब यहां देखो 10⁻⁻2 था, तो 0.9 के आसपास कोई और है ही नहीं, यही मामला है, इसलिए ऑप्शन डी सही। इस तरह तुक्का तुक्का नहीं, अप्रोक्सीमेशन लिया बिना कैलकुलेशन से। अगर कैलकुलेशन से बचा लेते हैं अपने आप को, तो हमें लगता है 30-40 सेकंड तो आप बचा ही लोगे, हो सकता है कभी कभी 1 मिनट भी बचा लो, फास्ट कैलकुलेशन रहा तो भी। चलिए अगला टॉपिक करते हैं, क्योंकि ये सीरीज है जीरो टाइम वेस्ट, तो इसको पकड़े रहेंगे। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए सीरीज एलसीआर सर्किट, ये जो टॉपिक है ये आपका सबसे ज्यादा इस चैप्टर से पूछा जाने वाला टॉपिक है, सीरीज एलसीआर सर्किट। उड़ीसा 2019 में ये सवाल आया हुआ है, देखते हैं। ए सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 12 वोल्ट गिव्स ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। ठीक है भाई, जब आप एसी सोर्स से कनेक्ट करते हो तो 0.2 एम्पियर मिलता है। दिस सेम करंट व्हेन कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स, और जब सेम करंट सेम सर्किट को जब डीसी यानी सेल से कनेक्ट करते हो, तो 12 वोल्ट से कनेक्ट करते हो, तो करंट देता है 0.4 एम्पियर। दिस सर्किट है, जब पूछा सर्किट कौन सा होगा, देखिए ये तो था, देखते ही सॉल्व हो गया। क्यों सॉल्व हो गया, या आंसर इसका बी है, हम कुछ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अभी हम समझाते हैं आपको। देखिए क्या कह रहा है कि डीसी सर्किट में हमें करंट मिल रही है 0.4 एम्पियर, ये बोला है, दिखाई पड़ रहा है आपको। अब डीसी में कैपेसिटर तो हो ही नहीं सकता, अगर किसी सेल में आप कैपेसिटर लगा दोगे तो स्टडी स्टेट में ये आई को ब्लॉक कर देता है, करंट जाती ही नहीं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता है स्टडी स्टेट में। तो करंट जब बंद ही कर देगा तो नहीं मिलेगी, यहां मिल रही है, यानी कि मतलब है सी नहीं होना चाहिए। और ये तीन ऑप्शन ने हमको बचाया कि तीनों में सी दिख रहा है, देखिए सी दिख रहा, सी दिख रहा, सी दिख रहा, तो हमने लपेट लिया अभी को। हम मतलब कोई रॉकेट नहीं है, बस दिमाग खुला है और दिमाग चला रहे हैं, और पढ़ा हुआ आसानी से, कोई लफड़ा नहीं है उसमें, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, ओरली हो गया। बस सवाल पढ़ने में जो 20-30 सेकंड लगे आपके, और 30 सेकंड में सवाल हो गया आपका। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये फेज 2 की कहानी है, ये तो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, और घुमा फिरा के हर जगह पूछा जाता है ये। खैर, ए लाइट बल्ब एंड एन इंडक्टर, ये लाइट बल्ब है और ये इंडक्टर है, कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, ये एसी सोर्स है, थ्रू ए की एज शोन इन द फिगर, ये की है यहां पर मैं कलर थोड़ा बदलता हूं, जिससे ये कनेक्ट किया जाएगा, की है, ठीक है साहब। द की इज क्लोज्ड, इस की को जब आपने क्लोज कर दिया, और उसके कुछ समय बाद इसके अंदर एक आयरन की रॉड, छोटी सी रॉड मान लें, डाल रहे निकाल रहे, इंसर्टेड डाल रहे, ये रॉड घुसेड़ रहे हैं इस इंडक्टर में। दी ग्लो ऑफ लाइट, यानी कि ये जो बल्ब है, ये इसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी, कम होगी, बंद हो जाएगा, फूट जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही सब पूछते हैं, है ना। अब मैंने तो इतनी बार कर रखा कि याद ही हो गया, लेकिन हम समझाते हैं। जब भी आप इस इंडक्टर में ये सॉफ्ट आयरन घुसेड़ते हो, तो क्या होगा, मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती ना सॉफ्ट आयरन से, तो जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी तो इसका एक्सेल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि, और इसको अगर रायता घोल दें और मतलब ब्रेक कर दें, देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है तो एल बढ़ जाता है, और एल बढ़ने से एक्सेल, क्योंकि एक्सेल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, ये भी बढ़ जाएगी, और जब ये बढ़ जाएगा तो करंट हो जाएगी ड्रॉप, और करंट ड्रॉप होने का मतलब है ये जो बल्ब महाराज है ये पहले से लेसर ग्लो करेंगे, धीरे जलने लगेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अब वैसे ये सवाल आप किए रहेंगे तो पढ़ते ही कर देंगे, जब रॉड अंदर डालते हैं तो डिम हो जाता है, बाहर निकालते हैं तो बढ़ जाता है, इसी का उल्टा, है ना, बात समझे। ये इसकी क्रोनोलॉजी है जिसे यूज किया जाता है, और ये क्रोनोलॉजी समझने से क्या होता है ना फिजिक्स में, आप एक कॉन्सेप्ट से मल्टीपल क्वेश्चन कर पाते हैं अगर ऐसे समझें तो, है ना। ये कहानी इसमें रहती है, मेरे ख्याल से आप कोई समस्या इसके अंदर नहीं लग रही होगी। आइए अगला सवाल करते हैं, 2021 का सवाल देखते हैं, एकदम आसान तरीके से, इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, अच्छी बात है, एंड ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है भाई, दिखाई पड़ रहा है, आगे बताओ।
कहाँ लिखा है, सीरीज ऑन एसी सोर्स का वोल्टेज भी, ये भी हमें दिखाई पड़ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस एल के अक्रॉस 40 वोल्ट है, अच्छी बात। सी के 10 वोल्ट, 40 वोल्ट, 10 वोल्ट और 40 वोल्ट, ठीक है भाई, देख लिया। द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू एलसीआर सीरीज सर्किट इज, ये देखिए यहाँ पर जो करंट दे रखी है ना, ये पकड़िएगा, ये ई नॉट की वैल्यू है, ई नॉट कह रहे हैं, करंट है ना, करंट आई नॉट है। इसको मैं हटाता हूं और यहां करता हूं, ये वैल्यू यहां आई नॉट आपको दे रखी है 10√2 एम्पियर, अच्छी बात है। इंपीडेंस ऑफ द सर्किट पूछा है, जेड पूछा है ना। अब जेड जो वैल्यू होती है यहां पर, वो जेड निकालने का तरीका कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको जेड निकालने के लिए, अपोजिशन टू करंट है, V इज इक्वल टू आई आर रहा, तो V अपॉन यानी ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस निकाल देता हूं, चलेगा ना, E इज इक्वल टू वी आर, बिल्कुल ठीक चलेगी। इसी से आप यहां पर निकाल सकते हैं। अब ई आर एम एस कैसे निकालोगे, ई आर एम एस यहां से निकाल सकते हो वोल्टेज से, तो मैं ई आर एम एस, और यहां से पहले आई आर एम एस यहां से निकाल देता हूं, है ना, इस तरीके से निकाल सकते हो। इसको आप जेड को ई नॉट अपॉन आई नॉट भी कर सकते हो, लेकिन ई नॉट दिया नहीं है तो वो मगजमारी हो जाएगी। खैर, तो मैं यहां पर करता हूं आई आर एम एस, और आई आर एम एस की जो वैल्यू है वो ई नॉट पी की वैल्यू अपॉन √2 होती है, यानी कि यहां पर 10√2 अपॉन √2, यानी 10 एम्पियर आपकी वैल्यू आ गई। एक तो ये जो मेरी रिक्वायरमेंट थी आई आर एम एस की, ये आर एम एस कितना हो जाएगा, कलर बदलते हैं। और अब ई आर एम एस की वैल्यू, क्योंकि आप जानते हैं एसी सीरीज एलसीआर सर्किट में ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं आप, ई आर स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी का होल स्क्वायर, क्योंकि फेजेस अलग अलग होते हैं, आपको पता है। तो यहां पर ई आर की वैल्यू कितनी है भैया, 40 वोल्ट, तो 40 का स्क्वायर। ई एल कितना था, हाँ ई आर, हाँ 40 ठीक लिया। ई एल कितना है, 40 और माइनस 10 स्क्वायर। अब ये ट्रायोड बन गया वो पाइथागोरस वाला, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू हो जाती है 50, ये हम 3 4 5 बचपन से करते आ रहे हैं, ये वैल्यू 50 हो गई। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, ये वैल्यू सारी डाल दो यहाँ पर। तो ई आर एम एस कितना रहा, ई आर एम एस निकाल चुके हैं 50, आई आर एम एस कितना है 10 एम्पियर। खेल खत्म, पैसा हजम। 5 ओम आपका आंसर हो गया, है भी 5 की निकाले बैठे हैं। सी आंसर आया, सी इज द करेक्ट वन। कलर टिक मार देता हूं जिससे आपको दिमाग कनेक्ट करता रहे। ये 5 ओम है ना, इस तरीके से सवाल कर लेंगे आप। एक सवाल के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो डाटा गिवन है बड़ी आसानी से आप इसको कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो ये 2021 का सवाल था, इस तरह से लगा। ये सब सरल सवाल है, थोड़ा सा बेहतर पढ़ना है और प्रैक्टिस जमानी है। 2021 की बात करते हैं। लिखा है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ी जानकारी चाहिए इसमें आपको, खैर मैं दूंगा भी। ए सीरीज एलसीआर सर्किट कंटेनिंग 5 हेनरी इंडक्टर, 80 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 40 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट वेरिएबल सप्लाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स, ठीक। द एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सोर्स एट विच power transferred to the circuit is half the power at the resonant angular frequency are likely to be। ये एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। देखिए ये आपको थोड़ा याद दिला दूं, शायद आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो भी याद दिला देंगे। ये आप रेजोनेंस कंडीशन की जब बात करते हैं एसी सर्किट में, तो ये आपकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है जिसे आप ओमेगा नॉट कहते हैं, दैट इज द ओमेगा नॉट। और यहां एक वैल्यू लेते हैं जिसे आप लिखते हैं ओमेगा 1 मिनिमम कह सकते हैं, इसे मैक्सिमम कह सकते हैं ओमेगा 2, और इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, जिसे ये डेल्टा ओमेगा भी कहा जाता है, और इसको आप ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 से दिखा सकते हैं। और इसी की वैल्यू डेल्टा आर की R/L होती है। ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है जहां पर मैक्सिमम पावर का आधा मिलता है, P max अपॉन 2। ये इससे ज्यादा बताना ठीक नहीं है आपको इस समय। तो ये कहानी होती है, उम्मीद है इतना आपको याद आया होगा। अब हम ये पूछा क्या कि ये देखिए ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 का ओमेगा 1 ओमेगा 2 ही पूछा है, लिखा है ना ट्रांसफर हाफ, ये हाफ पावर कहां बन रही है ओमेगा 1 पे, हाफ पावर कहां बन रही है ओमेगा 2 पे। अब ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकलेगा कैसे, तो वो देखिए ओमेगा 1 या मिनिमम निकलता कैसे है, ओमेगा नॉट में
ये इतना इतना डिस्टेंस निकालना है, ओमेगा आप घटा दो, ये सॉरी डेल्टा ओमेगा बाई 2 घटा दो, तो ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा बाई 2 घटा दो। ये इतना से इतना डेल्टा, इसका आधा घटा देंगे तो ओमेगा 1 हमको मिल जाएगा। अब यार डेल्टा ओमेगा निकाल लेते हैं पहले, लगे यार घटा ही देंगे। तो आर बाई एल, और आर कितना है 40 ओम का यहां पर रेजिस्टेंस है, और एल कितना है 5 है, तो ये वैल्यू हो गई 8 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया आपका हिसाब किताब। ओमेगा नॉट भी आपको चाहिए होगा, तो यहां पर ओमेगा नॉट, चलिए अभी निकाल लेते हैं, कहीं पे बार बार तो रखना पड़ेगा, खत्म कर देंगे यहीं पर इसको। ओमेगा नॉट मतलब रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे आप लिखते हैं 1/√LC, और 1/L की वैल्यू कितनी हो गई 5 हेनरी, और C कितना है 80 माइक्रोफेरेड, ये वैल्यू यहां पर हुई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आ जाएगा 5 × 400 यहां पर, और 10⁻⁻6 का रूट ले लीजिए, 10⁻⁻3 ऊपर चला जाएगा, 400 का बचेगा ये 20, और ये काटेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 50। दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी ओमेगा नॉट 50 रेडियन पर सेकेंड। ये देखिए 400 हो जाएगा, 400 का रूट लेते हैं 20 आता है, ये 1/20, और ये 10⁻³ 1000/20, तो 1000/20 अगर आप करेंगे तो 50 आ जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से आपको भी दिख गया होगा। अब यहां वैल्यू रखते हैं, ये हो गया आपका 50, और डेल्टा ओमेगा/2 इसका आधा 8/2 यानी 4, 4 घटा दो 46 बचा। अब दूसरे में घटाने की जरूरत नहीं, ये सेम होता है ये दोनों, तो दूसरे में ओमेगा 2 में आप जोड़ दो 4, तो ये कितना था 50, 54 आ जाएगा। खैर फिर भी हम लिख देते हैं ओमेगा नॉट, पढ़ा रहे हैं इसलिए, वरना ये ओरल अब हो जाएगा। ये पता होना चाहिए था, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर रहती है। नहीं पता तो हमने आपको बता दिया, अब पता चल गया है 54। तो ये एक 54 और ये 46, यही आपके यहाँ पर आंसर है। और इस हिसाब से क्या आंसर बना 4654, ये ऑप्शन नंबर बी है। तो ये कहानी आप, इसलिए मैंने आपको सुनाई कि वरना क्या होगा कि आप कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पकड़ पाएंगे इसका। इससे आपको रिवाइज भी हो गया और आप पकड़ भी पाए, उम्मीद ये करते हैं, है ना। चलिए बढ़िया है, अगला सवाल करते हैं 2022 का। ये क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे लिखा है कि ए सीरीज एलसीआर सर्किट विथ इंडक्टेंस 10 हेनरी, कैपेसिटेंस सो एंड सो, रेजिस्टेंस भी दिया है, इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, ये उसका इक्वेशन दे रखा है। इफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसीआर सर्किट इज न्यू नॉट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज न्यू, तो उनकी वैल्यू हमको बतानी है। तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, जो उन्होंने बोला है न्यू नॉट, उसकी वैल्यू हमेशा होती है 1/2π√LC। देख लीजिए कितना आ रहा है, ये पाई में आंसर है भी कहीं, है तो लग तो रहा है, देखते हैं। तो ये रहा 1/2π इंटू 1/L की वैल्यू कितनी है 10 हेनरी, और C कितना है 10 माइक्रोफेरेड -6। अब यहां पर ये क्या है 100 आ जाएगा, 100 का रूट लेंगे 10, या इसी को हटा दिए 10⁻⁻4, ऊपर क्या 10⁻², 100/2π, यानी ये वैल्यू हो गई 50/π हर्ट्स में। तो 50/π अगर नहीं है न्यू नॉट की वैल्यू, तो गलत हो जाएगा। तो एक ये गलत हो, न्यू नॉट ये गलत हो गया, और ये गलत हो गया। ये 50/π बैठा हुआ है, 50/π ये भी बैठा। अभी हमें सवाल को और करना पड़ेगा, यहाँ एलिमिनेशन से काम अभी तक नहीं बना, मतलब फाइनल आंसर नहीं प्राप्त हुआ है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, अब ये देखिए दे रखा था V = V0 sin ωt, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इसको इससे कंपेयर कर दो। आप लिख दो ऑन कंपेयरिंग, बहुत ही प्यार से, आसानी से। अब ये ओमेगा की वैल्यू हो गई आपकी 100 इस तरीके से। अब ये होता है 2π न्यू 100, तो न्यू की वैल्यू कितनी होगी अगेन 50, 2 से काटोगे 50/π बचेगा। तो यहां पर आपने देखा कि ये न्यू और न्यू नॉट दोनों सेम आ गई हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ क्लियरली ऑप्शन नंबर डी बन गया। तो ये आंसर यहां बना आपका डी।
इस तरह से ये सवाल आप भिड़ाएंगे या सॉल्व करेंगे बिल्कुल शांति से, है ना। जो भी ऑप्शन दिए रहते हैं हमेशा एक नजर सवाल करने पर एक नजर आप ऑप्शन पे जरूर रखिए, क्योंकि ये एलिमिनेशन मेथड बहुत सवालों में काम आता है। मतलब जहां अगर हमें मिल जाता, मान लीजिए ये ऑप्शन में 50/पाई यहां दिया ही ना होता तो हम सेकंड निकालते ही नहीं, अपने 30-40 सेकंड बचा लेते और यही टिक कर देते। ये फायदा लेना चाहिए, लेते होंगे आप, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि ऐसे करेंगे तो आपको बड़ा आसानी पड़ेगी। खैर अगले सवाल को देखते हैं। द नेट इंपिडेंस ऑफ दिस सर्किट एज शोन इन द फिगर। ये यहां पर एल दिया है, सी दिया है, आर दिया और ये सब कहानी दे रखी है। इंपिडेंस हमको जेड निकालना है, तो जेड निकालने के लिए अलग अलग वैल्यू लगा के तब जेड निकालोगे। भाई जेड का जो फॉर्मूला लगाते हो सीरीज एलसीआर है, वो होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर तो हमें पता है, इसकी कहानी सेट करनी है, तो पहले हम निकाल लेते हैं एक्सएल, ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल। अब वैल्यू रख दीजिए, 2 पाई रखी, एफ दे रखी 50 हर्ट्ज और एल कितना है 50/पाई मिली हेनरी। ये पाई पाई कट गया और ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितना आ गया है, ये 2 जीरो निपट गया, नहीं 10 की पावर माइनस में जब 25 2 50, 1 जीरो और 5 आंसर आ गया। ओम इज द यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस या किसी भी तरह के रिएक्टेंस की। आगे चलते हैं, एक्सी की बात करते हैं। एक्सी होता है 1/ओमेगा सी यानी 1/2 पाई एफ सी। 1/2 पाई और एफ तो 50 था ही, और सी कितना है, सी है 10³ अपॉन पाई माइक्रोफेरेड। ये कहानी है। अब यहां पे देखिए ये पाई निपट गया इससे, और ये 3 को 3 जीरो काट दो तो ये 10⁻³ बचा, ऊपर गया तो 1000 आ गया। आप यहां पे मैं 1000 लिख देता हूं, और नीचे 2 × 50 रह गया यानी 100। काटोगे तो वैल्यू आ गई कितनी, 10। सही लिखा है मैंने, लिखा तो सही, ये 10 ओम आती हुई यहां पर दिख रही है। तो अब ये 10 ओम अगर आ गया यहां पर, Z कितना आएगा फिर भैया, रख के देखते हैं। अब Z की वैल्यू हो गई R, यानी R की वैल्यू थी 10 ओम, और एक्सएल की वैल्यू है 5 - 10। कैलकुलेशन तो सब ठीक लग रहा है। ये 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 125। 125 का मतलब 5√2, 5√5 ओम। क्या है ये आंसर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरीके से सवाल आप कर पाएंगे। तो यहां पर आप लोग जो कैलकुलेशन में फंसते हैं, अधिकतर सवालों में आप देखेंगे एनटीए का जो ट्रेंड है वो कई चीजें कटवा देता है। सभी में करना चाहिए, लेकिन कोई कोई सवाल एक दो फंसते हैं जिसमें पॉइंट का मल्टीप्लाई करना पड़े, वरना ये कट जाता है। बस ये जीरो संभालना आपको आएगा तो गुणा भाग तो कुछ हद तक आपको आता ही होगा, ऐसी में मुझे पूरी उम्मीद है। खैर चलिए, उम्मीदें समझ रहे होंगे, और इस तरह मैं थोड़ा आपको बता भी रहा हूं जहां जहां मौका लग रहा है। 2023 का सवाल है, in a series LCR circuit, the inductance L is 10 millihenry, capacitance C is 1 microfarad and resistance दे रखा है 100। The frequency at which resonance occurs, हमें resonant frequency निकालनी है। तो resonant frequency का फॉर्मूला हमको आता है 1/2 पाई √LC। ये फॉर्मूला होता है, बस यह तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। 1/2, क्योंकि यहाँ पाई नहीं है इसलिए 3.14 हमें डालना पड़ जाएगा। √L कितना है 10 मिली हेनरी, 10 × 10⁻³ और C कितना है 1 माइक्रोफेरेड। इसमें भी बहुत तगड़ा कैलकुलेशन नहीं आएगा। ये देखिए ये एक 10⁻⁸ बचेगा, इसको ऊपर कूदा दीजिए तो 10⁻⁴ ऊपर हो जाएगा। तो 10⁻⁴ का मतलब 1 2 3 4, और ये रहा 6.28। अब यहाँ पे जो इतना बड़ा फिगर दिख रहा है, अगर आप इसको ऐसे समझे, 10 की जो 3 जीरो होते हैं किलो में आ जाते हैं, क्योंकि किलो में दिख रहा है ना हमको यहाँ पर, इसलिए किलो में आ जाता है। तो उसको 10/6 पॉइंट, इसीलिए मैंने कहा कि ऑप्शन पे नजर होनी चाहिए, और ये 10⁻³ जो किलो में चली जाएगी, तो ये 1 पॉइंट आएगा समथिंग। ये ऑप्शन यहाँ पर बिना कैलकुलेशन के सी होना चाहिए, पक्का।
खैर आप सॉल्व करेंगे तो 1.591 किलो हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा। हर चीज को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो अप्रोक्सीमेशन बहुत काम करता है। ये 2-3 ट्रिक हैं, अप्रोक्सीमेशन पकड़े रहिए, एलिमिनेशन के ऊपर ध्यान रखिए, आपका सवाल जल्दी लगेगा और सही लगेगा। औरों से टाइम बचाएंगे तो कहीं और यूज करेंगे, सबसे ज्यादा टाइम तो फिजिक्स ही खाती है आपकी। खैर अगला सवाल देखते हैं, मणिपुर 2023 में ये सवाल पूछा गया है। अब यहां लिखा है इफ Z1 एंड Z2 आर द इंपीडेंसेस ऑफ द गिवन सर्किट A एंड B, ये A सर्किट है और ये B है, अच्छा ठीक, आर शोन इन द फिगर्स देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये इंपीडेंस किसका ज्यादा या कम होगा इसकी बातचीत कर रहे हैं। देखिए यहां की बातचीत की जाए, इसका ज्यादा होगा, बिना कैलकुलेशन के हम बता रहे हैं बी वाले का। कैसे देखिए आप, हाँ अब देखिए कैसे हमने फट से दिमाग हमारा चला गया कॉन्सेप्चुअली। यहां पर देखिए जब ये आप डीसी सोर्स है, यहां ध्यान से देखिएगा नहीं गड़बड़ा जाएगा मामला, ये डीसी सोर्स बैटरी है और ये एसी सोर्स है। तो डीसी सोर्स में जब आप इंडक्टर लगाते हो तो वो एक वायर की तरह काम करता है स्टेडी करंट पे, तो वो रेजिस्टेंस ही नहीं देगा। तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम। अब ये भैया 10 ओम था ही और कुछ ना कुछ ये जुड़ रहा है उसमें रेजिस्टेंस में, अपोजिशन में, तो बढ़ ही जाएगा। खैर यहां पे ये कहना ज्यादा ठीक नहीं है क्योंकि फेज अलग होते हैं, लेकिन फिर भी आप जब इंपीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे तो ऐड ही होना है इसके अंदर। हम फिर भी दिखा देते हैं आपको, इसका निकालोगे तो क्या लिखोगे, Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर देखिए आर के बाद ना एक्सी जुड़ रहा है, मान लीजिए 0.1 भी आया तो इससे तो जड़ बड़ा ही आ जाएगा, निकालने की जरूरत क्या है। आप ऐसे ही तो निकालते हो। अब इसको खाली मूली अगर आप बेवकूफी करो, टीचर आपका समझा रहा कि नहीं कैलकुलेट करिए, कोई मतलब नहीं है। जो पूछा हमारे हाथ आ चुका है, देख रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं क्या बता रहा हूं मैं। 10 ओम यहां कैसे बताया कि डीसी सोर्स था, स्टडी करंट में जो इंडक्टर है वो एक तार की तरह काम करने लगता है कंडक्टिंग वाली स्टडी स्टेट में, तो ये आर की वैल्यू 10 ओम। अब यहां आ गए, इसका जो एसी सर्किट, एसी सोर्स में जो लफड़ा होता, जो इंपेडेंस होता है उसका फॉर्मूला, अभी देखिए आर स्क्वायर में जुड़ रहा है तो ये आर से तो बड़ा ही आ जाएगा, हम कैलकुलेट क्यों करें। इसका मतलब है कि इसका जो, इसको अगर हमने Z1 माना था और इसको हमने Z2 माना था तो Z2 भैया बड़ा होगा Z1 से, कोई शक है ही नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। खाली मुझे उसको अपना समय खोटी करने से आपको क्या फायदा, कोई मतलब नहीं है। दिमाग दिए और शानदार डॉक्टर बनने वाले हैं आप, इतना दिमाग तो हमेशा ही चलाएंगे। खैर एक होता है नॉलेज गेन करना और एक होता है नॉलेज अप्लाई करना। तो गेन करना महत्वपूर्ण है, अप्लाई करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज्ञानी अप्लाई नहीं कर पा रहे तो किस काम आएगी नॉलेज, और नॉलेज ही नहीं है तो क्या अप्लाई करें, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। कैन एनीवे एंड एसी सोर्स इज कनेक्टेड इन द गिवन सर्किट, वैल्यू बताइए फाई की। फाई मतलब जो फेज डिफरेंस होगा किसके बीच का, फाई पूछते हैं करंट और वोल्टेज के बीच, मैंने ये घूम जाओ कि फाई किसके बीच का है। मणिपुर 2023 का ये मामला है। ठीक, वैल्यू ऑफ फाई निकालनी है। तो यहां पर देखिए फिर यहां पर क्या हुआ, एसी सोर्स है ना, तो एसी ये ऐसे जो ये कौन सा सर्किट हो गया, एलआर सर्किट। जो एलआर सर्किट होते हैं उसका जो फेज डिफरेंस निकालते हो ये 10 फाई। अब ज्यादा बताएंगे तो कंफ्यूज ना कर जाए इसलिए इतने पे रोक रहे हैं। एक्सएल अपॉन आर के बराबर होता, फॉर्मूला रटे हो गए। तो ये वैल्यू एक्सएल की वैल्यू कितनी है निकालनी पड़ेगी, एक्सेल लगता है यहां पर, तो 1 मिनट में निकाल लेते हैं। ये हो गया ओमेगा एल 2 पाई एफ इंटू एल। अच्छा 2 पाई तो 2 पाई हो गया भाई, और एफ फ्रिक्वेंसी कितनी है, ये ओमेगा टी होती है। इसी को लगा देते ना 100 पाई, काहे को हमने चेंज किया, हटाओ यहीं से ले लो। ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि नीला ले लेते हैं। ये देखिए ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 पूछे, तो ये 5 पूछी, ये जो ओमेगा टी है यहाँ पर ये ओमेगा 100 पाई है, तो ये वैल्यू हो गई 100 पाई। और एल कितना है, एल है 1/पाई हेनरी, ये दे रखा है, तो ये वैल्यू हो गई 100 ओम। अब यहां पर वैल्यू एक्सएल की वैल्यू लगा दो तो एक्सएल हो गया तो 100, और आर कितना अगेन 100, तो ये वैल्यू हो गई 1। तो आप क्लियरली आप जान ही रहे हैं कि अगर 10 फाई की वैल्यू 1 है
तो फाई 45 डिग्री होगा यहाँ पर। और ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है और आंसर बी। तो कोई देखिए इसमें कोई भी सवाल में खटास नहीं है। खैर, अगला सवाल करते हैं। ये सवाल जो दिख रहा है महाराज, ये देख के ऐसा लगता है कि रॉकेट छोड़ दिए, लेकिन धू धू करके उड़ जाएगा। ये देखने का मोटा है, मतलब तगड़ा लग रहा है, अंदर दम नहीं है। खैर, मणिपुर 2023 का फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज, ये बस इंपॉर्टेंट बात है। जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ज्यादा हाई है। द इफेक्टिव इंपिडेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। अब क्या होता है कि जब ज्यादा तगड़ी फ्रीक्वेंसी होती है तो जो एक्सेल की वैल्यू है वो इसको ब्लॉक, एक्सेल ब्लॉक कर देता है। मतलब एक्सेल का जो टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर हमारा एफ की वैल्यू क्या लिख गया है, इफ एफ इज वेरी हाई, है ना, और जो एक्सी होता है वो टेंडिंग टू जीरो हो जाता है अगर इफ फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी कैपेसिटर उसको जाने देगा, लेकिन इंडक्टर उसको रोक देगा, क्योंकि इंडक्टर हाई फ्रीक्वेंसी वाले को पास नहीं होने देता है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, जो ये करंट मान लो यहां से चली, तो ये महाराज इंडक्टर है तो इसको स्टॉप कर देंगे, ये आम कट्टम, इसमें करंट नहीं जाएगी। ये करंट यहां गई और फिर यहां जाना चाहेगी, ये भी स्टॉप कर देंगे, इसमें भी करंट नहीं गई। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मिला करंट का? यही रास्ता मिला, ऐसे घूम के करंट ऐसे घूम के यहां पर आवेगी। बात समझ में आई आपको? ये दिखाई पड़ रहा है। अब मैंने बताया कि ये जो कैपेसिटर होता है वो एफ जब वेरी हाई हो तो जीरो रेजिस्टेंस देता है। तो इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस जीरो, तो 1 ओम और फिर 2 ओम, दोनों सीरीज में 3 ओम आंसर। बात समझ में आई? इसी बात को लेते हुए आपका नेट रेजिस्टेंस कितना मिला? ये 1 ओम और ये यहां पर आ गए 2 ओम, तो 1 + 2 यानी कि 3 ओम आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बेसिकली ये मोर और लेस एक कॉन्सेप्चुअल सवाल था, लेकिन अच्छा था, डर सकते थे आप। लेकिन ये फंडा अगर आपने पकड़ा हुआ है तो बड़े प्यार से सवाल हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाए होंगे। अगला सवाल करते हैं। अब ये रीटेस्ट 2024 का है, ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आपकी लगेगी। तो द एम्पलीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑक्सिलेटिंग इन ए सर्किट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एज, ये एक रिलेशनशिप दे रखी है, ऐसे ही डिक्रीज होता है जैसे जैसे समय बीतेगा, क्यू कम होता जाएगा। वेयर क्यू नॉट ये इज द चार्ज टी बराबर 0, ये एम्पलीट्यूड है उसका, कह लीजिए। द टाइम एट विच चार्ज एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस टू दिस वन, चार्ज एम्पलीट्यूड क्या मतलब, चार्ज जो डिक्रीज करेगा इतने, वो टाइम निकालना, बाकी वैल्यू दे रखी है। तो इसी इक्वेशन को अगर मैं इसी साइड में ले लेता हूं, चलो, Q की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? Q0/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आधा जब हो जाए, और यहां वैल्यू लिखी है Q0 और यहां लिखा है E-RT/2L बराबर है। Q0 कट गया, यहाँ इतना तो दिखाई हमको पड़ ही रहा है। ये वैल्यू हो गई 1/2, जो भी ये वैल्यू आई, इसको बल्कि 2 को मेरे ख्याल से अपॉन कर लेते हैं, ये 1/2 और इसको पॉजिटिव लिख लेते हैं, तो नीचे आ जाएगा RT/2L। ये ई की पावर -2 लिखा है तो 1/e⁻², लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो e⁻RT/2L बराबर 2। अब ये ना इसको नीचे उतारना है तो नीचे उतारने के लिए लॉग ही ले पाओगे। और ये जो लिखा है ना ln, ये नेचुरल लॉग होता है। ये देखिए, लॉग के बारे में ज्यादा आप इतना समझ लीजिए, ये लॉग जिसका बेस ई होता है उसे हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, ln से शो करते हैं। एक आप जो टेबल यूज करते हैं उसका बेस 10 होता है ना, तो ये नेचुरल लॉग है और ये बाकी बेस 10 पे है। तो यहां पर लॉग ले लीजिए आप, तो मैंने लॉग ले लिया टू द बेस ई, भाई नेचुरल लॉग E/RT/2L बराबर लॉग E2। अब इसमें ये जो पावर है आगे चली जाएगी, लॉग ई टू द बेस ई वैल्यू 1 होती है। अगर लॉग एग्जिस्ट करता है तो जिस वैल्यू का लॉग ले रहे हैं उसी बेस पे लेते हो तो हमेशा 1 आता है। जैसे log 10 टू द बेस 10 बराबर 1, log ई, क्या दबा दिया, ये चल रहा है कि चला गया, ये पेन ही निपट गया। तो ये ई टू द बेस ई, ये भी वैल्यू 1 होती है। तो ये वैल्यू आ जाएगी RT/2L, और ये एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं, जगह ना कम पड़ जाए, ये सब क्या है,
और ये नेचुरल लॉग है ln2। अब ये 1 हो जाती है वैल्यू, तो ये वैल्यू हो गई, हमें निकालना क्या था भाई, टाइम। तो टाइम पकड़ लेता हूं, ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहां वैल्यू आ जाएगी 2l log n log 2 नेचुरल लॉग अपॉन r। अब वैल्यू रख मारो, 2 लिखा, l कितना है, l है 12 मिली हेनरी, तो 12 इंटू 10 की पावर -3 लॉग नेचुरल लॉग का 2 दे रखा है 0.693 अपॉन r, r है 1.5 ओम। ये वैल्यू यहां, अब यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, वैसे तो कटपिट इसमें भी अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा बेटा। हाँ, अभी 1.5 का इससे काटोगे 12 को, तो आप काट लो, 1.5 है तो 12 टाइम जाएगा तो 8 आएगा। ठीक, 8 कैसे हमने देखा भाई, इसके 3, अब आप जैसे कैलकुलेशन करते हो ये 8 आ जाएगा, 8 टू 16, डेसिमल हटा के भी काट सकते हो, तो ये 16 आ जाएगा और ये हो जाएगा 0.693 इंटू 10 की पावर -3। अब देखिए कैलकुलेट ना भी करो तो ये 0.7 समझ सकते हो, 16 सत्ते ऐसे निकाल लो, तो 10 का 70, 7 6 42, 70 42 112, कुछ गड़बड़ कर गए क्या, 16 का 0.7 उल्टा जोड़ दिया हमने, 0.7 का मतलब है 70, बिल्कुल मेरे ख्याल से ठीक है, ये 11 के आसपास आएगा और एक पॉइंट और सरक जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी करीबन 11 पॉइंट समथिंग। तो ये देखिए मिली सेकेंड में आ जाएगी, ये मिली सेकेंड रहा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर ये वैल्यू बनेगी 11.09 और 10 की पावर -3। ये अप्रोक्सीमेशन से भी हो जाएगा क्योंकि 11 के आसपास ये 2 वैल्यू है और मिली सेकेंड दिख ही रहा था आपको, तो ये मिली सेकेंड, और बाकी जहां आपको डाउट हो वहां तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं आंसर भी। भाई 16 को 0.7 से मल्टीप्लाई करना है, आप जैसे भी कर पाइए करिए, मतलब आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी मैं तो क्या दिमाग चला लेता हूं, 0.7 का मतलब है 0.5 प्लस 0.2, तो 0.5 हो तो आधा यानी 8 हो गया, और 0.2 यानी 32, 8 में 32 जोड़ो 11 पॉइंट समथिंग गिर रहा है। तो इस तरीके से कहानी, लेकिन थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो कर पाएंगे। अब दिमाग कैसे चला रहे हैं तो हर आदमी डिफरेंट तरीके से चलाता है। कुल मिला के सवाल इस तरह किया जा सकता है, थोड़ा कैलकुलेशन होता है इस सवाल में। खैर, अगला सवाल देखते हैं, 2025 का ये सवाल है, इसको देखते हैं। टू एन एसी पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज, ए रजिस्टर ऑफ 20 ओम, कैपेसिटर का रिएक्टेंस 25 ओम, इंडक्टर का रिएक्टेंस 45 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, द करस्पॉन्डिंग करंट इन द सर्किट। अब करस्पॉन्डिंग करंट IRMS निकालना हो तो इन द सर्किट एंड द फेज एंगल भी पूछ लिए महाराज, तो ये IRMS तो आपका आ जाएगा VRMS अपॉन इंपीडेंस Z। अब इंपीडेंस तो पहले निकालना पड़ेगा, मैं यहां निकाल देता हूं, ये वैल्यू हो गई R² प्लस XL माइनस XC के, इसे फॉर्मूले वगैरह मैं पढ़ाने के लिए लिख रहा हूं, आप थोड़ी लिखोगे। तो ये R की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ भाई, क्या कितना बोला था, 20, और इन दोनों का डिफरेंस 45 माइनस 25 यानी फिर से 20, समझ गए होंगे, 20 का स्क्वायर यानी 20 ही आ गया, ये 20 आ गया, 20√2 आ गया, सॉरी, है ना। अब ये VRMS कितना है, 220 वोल्ट, ये रहा 220 वोल्ट और ये वैल्यू हो गई 20√2। तो ये इससे 20 से काटोगे 11 बचेगा, तो 11/√2, 1/√2 AC में बहुत यूज होता है, तो 0.707 होता है। इसे आप, ये तो ऑप्शन है नहीं, इसलिए इसको क्या करके 11.0.707, AC में 1/√2 कई जगह आता है, तो 1/√2 ही याद कर लेना चाहिए। मेरे दिमाग में 0.707 है, जैसे भी आप याद कर पाए। अब यहां पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 7.8 के आसपास एम्पियर आ जाएगा। क्या इससे हमारा फाइनल आंसर आएगा, नहीं, ये दो तो गलत हो गए, लेकिन अभी इन दोनों में टक्कर है। अब इस टक्कर को निपटाते हैं, 10 फाई की वैल्यू ले लीजिए, बड़े में से छोटा जो भी हो, क्योंकि यहां पे क्या बड़ा है, इंडक्टिव, तो XL माइनस XC अपॉन R। एक्सएल कितना है, 45 माइनस 25, R कितना था, 20, तो ये 20/20 आ गया, यानी कि 1 आ गया। 10 फाई 1 है तो फाई होगी 45 डिग्री।
अब आप आंसर कह पाएंगे। ये देखिए आंसर 7.8 के साथ 45, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। तो ये आंसर क्या रहा, डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से सवाल को आप यहां पर बनाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया। अब अगला टॉपिक है पावर इन एसी सर्किट, द पावर फैक्टर, है ना। फेज 1 2020 का क्वेश्चन है। A series LCR circuit is connected to an voltage source, AC voltage source. When L is removed from the circuit, अच्छा, the phase difference between current and voltage is pi by 3. If instant C is removed from the circuit, the phase difference again pi by 3. The power factor बताइए। अब देखिए इसमें कहानी क्या है कि एक सीरीज LCR सर्किट में केस 1 समझाने के लिए, वरना डायरेक्ट करते, इसमें आपने क्या किया, एल को रिमूव कर दिया। जब एल रिमूव्ड, तो जब एल रिमूव कर देते हैं तो ये कौन सा नाउ सर्किट हमारा कौन सा बन गया, आरसी सर्किट या सीआर सर्किट जो कहना चाहें, ये सर नाउ सीआर सर्किट हो गया। अब इसमें ये फाई की वैल्यू पाई बाई 3 निकाले। इसका फाई होता क्या है, तो सीआर सर्किट में होता है 10 फाई इज इक्वल टू एक्सी अपॉन आर, और फाई की वैल्यू पाई बाई 3 है, तो 10 पाई बाई 3, तो एक्सी की वैल्यू हो गई, आर दिया ने कुछ नहीं दिया, तो आर और 10 60 डिग्री, 10 60 होता है √3, तो आर √3 वैल्यू आ गई। ये पहला रिलेशनशिप, उम्मीद करते हैं पकड़े आप। केस 2 में आ जाइए। इसमें रिमूव किया है सी, तो सी रिमूव्ड, तो नाउ कौन सा सर्किट हो गया, एलआर सर्किट। इसका 10 फाई इस्तेमाल कीजिए, अब ये फाई डैश लिख दीजिए, कुछ भी है, और ये हो गया एक्सएल अपॉन आर। 10 फाई कितना था, अगेन पाई बाई 3 था, तो 10 पाई बाई 3 विच इज अगेन √3। तो ये एक्सी भी यहां पे क्या आ गया, आर √3। ये सेकेंड वैल्यू, या इसको फर्स्ट क्या था। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दिख रहा है कि बेला एक्सएल बराबर एक्सी है, इसका फेज डिफरेंस आपका 0 है, पावर फैक्टर 1 है इसका, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं। अब देखिए सीरीज एलसीआर का निकालो, तो 10 फाई लिखते हो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, तो ये एक्सएल की वैल्यू हो गई, दोनों बराबर थे तो 0 दिखाई पड़ रहा है ना, ये दोनों बराबर है भाई, तो 0 अपॉन आर बराबर 0, तो फाई विल बिकम 0, और कॉस फाई जो कि पावर फैक्टर होता है, कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1। ये आंसर है। अब ये बी ऑप्शन यहां करेक्ट है। ये देखिए, तो यहां पर जैसे ही हमें दिख गया एक्सएल बराबर एक्सी, तो एक्सएल बराबर एक्सी होने का सिंपल मतलब ही है कि रेजोनेंट कंडीशन हो रही है, या ये फेज डिफरेंस 0, पावर फैक्टर 1 है। तो इस तरह से सवाल आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने तोड़ के बढ़िया समझा दिया आपको। अगला सवाल पकड़ते हैं बेटा, ये मणिपुर 2023 का है। द मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड फॉर एन एसी इन एन इंडक्टिव सर्किट में, तो पावर जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है पावर 0 होती है। ये फॉर्मूला पढ़े है ना, पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू पावर फैक्टर कॉस फाई। तो इंडक्टिव में क्योंकि फाई की वैल्यू होती है 0, तो यहां एवरेज पावर हो जाएगी 0, कैपेसिटी में भी एवरेज पावर हो जाएगी 0, रजिस्टिव इसमें भी, क्योंकि एलसी अपोजिट होते हैं, तो कॉस 180 ये कहानी बन जाएगी। तो यहां पर ये जो रजिस्टिव सर्किट है, क्योंकि रजिस्टिव सर्किट में फाई की वैल्यू होती है 0 डिग्री, इस समय फॉर आर, तो उस समय एवरेज पावर आपकी हो जाती है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, यही मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि कॉस फाई मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकता है। तो आंसर हो गया सी। समझ पाए ना। इंडक्टिव सर्किट में इसको वॉटलेस करंट भी बोला जाता है। तो इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट में कोई पावर कंजम्पशन नहीं होता, ये तो हमें पहले से पता रहता है और पढ़े रहते हैं, और रेजिस्टिव सर्किट में मैक्सिमम होता है। एलसी सर्किट में भी जो फेज होगा वो 180 का आ जाएगा, तो वो भी माइनस का कोई मतलब नहीं रहा पावर में। तो ये टॉपिक नंबर 7 ट्रांसफार्मर देखते हैं। इसमें भी सवाल बहुत ही सरल आते हैं, उसको भी निपटाते हैं। ये 2021 का क्वेश्चन है।
A step down transformer connected to an AC main supply of 220 volt is made to operate at 11 volt and 44 watt lamp. जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो हाई वोल्टेज को वी हाई को वी लो में चेंज करता है। ये थोड़ा सा जानकारी। इग्नोरिंग पावर लॉस, ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर है तो जो इनपुट पावर होगी वही आउटपुट पावर होगी। ये कहते व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट में और ये 44 वाट का आउटपुट दिया है तो इसको 44 आउटपुट कर दो, काम खत्म। और इनपुट की बात करते हैं तो 220 वोल्ट की P इज इक्वल टू वी आई, तो 220 V हो गया और I इन दी प्राइमरी सर्किट। तो IP की वैल्यू कितनी हो गई 44 अपॉन 220 यानी 1/5 यानी 0.2 एम्पियर। ये आपका बेटा यहाँ पे आंसर आ गया और ये है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत सरल सवाल आते हैं ट्रांसफार्मर के, यही एक दो फॉर्मूले हर जगह घूम फिर के लगते रहते हैं। अगला देखते हैं 2023 का। A 12 volt 60 watt lamp is connected to a secondary of step down transformer, वोल्टेज लो करेगा, whose primary is connected to AC mains of 220, जो प्राइमरी है वो 220 वोल्ट से कनेक्टेड है। Assuming the transformer to be ideal, यानी इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर है, what is the current in the primary winding, ये प्राइमरी और ये आउटपुट कह लीजिए। प्राइमरी का मतलब हो गया VI इंटू आई प्राइमरी के P लिख देते हैं, ये प्राइमरी और ये प्राइमरी। और आउटपुट कितना है 60 वाट का हमें बल्ब यहां जलाना था तो IP की वैल्यू कितनी होगी 60 अपॉन प्राइमरी का वोल्टेज, और प्राइमरी का वोल्टेज क्या है 220, AC में से कनेक्टेड है तो 60 अपॉन 220, 0 कट गया, 6 अपॉन 22 यानी 0.27 एम्पियर आपका आंसर आ गया। ये ऑप्शन नंबर डी है। इस तरीके से आप यहां पर इसको आराम से कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं 2024 का सवाल। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द टर्न्स रेशियो NP अपॉन NS इज इक्वल टू हाफ, द रेशियो VS अपॉन VP इज इक्वल टू, इसका सेम रहता है तो ये 1 हाँ ये इसका उल्टा ये लिखा है तो ये 2:1 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आप ये जानते होंगे कि NS अपॉन NP का रिलेशन होता है VS अपॉन VP से, और करंट की बात करें तो करंट उल्टा चलता है IP अपॉन IS। इस फॉर्मूले के तहत आप इसको निपटाएंगे, ठीक। तो ये NP अपॉन NS था आधा, ये VS अपॉन VP है, इसका उल्टा तो 2:1 इसका आंसर हो गया। देख पाए होंगे ना, जैसे आप जबरदस्ती में लिखूं भी, अगर V की वैल्यू लिखनी चाहिए पहले, वैसे कोई जरूरत नहीं, इतना आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी चलो मैं लिख देता हूं। NS अपॉन NP का मतलब है 2:1 उल्टा इसका, और VS अपॉन VP, अब इससे ज्यादा क्या लिखे हैं आप, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाता है। अगला सवाल करते हैं बेटा, ये रीटेस्ट था 2024 का। ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू ए AC मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट टू ऑपरेट एट 11,000 वोल्ट एंड 88 वॉट। द करंट इन सेकेंडरी के सर्किट बताना है, इग्नोरिंग द पावर लॉस। तो यहां पर ए स्टेप अप यानी कि कम वोल्टेज से हाई वोल्टेज कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी वाला 220 की कहानी थी और हमें बताना है सेकेंडरी में, तो जो कि 11,000 वोल्ट पे काम कर रहा है 88 वॉट पे, तो P इज इक्वल टू VI लिख दो। P हो गया 88 वॉट सेकेंडरी का, और ये सेकेंडरी का वोल्टेज है 11,000 वोल्ट, और करंट इन द सेकेंडरी, ये सेकेंडरी की करंट हो गई, तो IS की वैल्यू हो गई 88 अपॉन 11,000, ये 88 यानी 0.008 यानी 8 मिली एम्पियर आपका आंसर आ गया, और ये ऑप्शन आपका यहां पर ए है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यहां पर ये बात समझ में आती है। तो ये सारे मैंने आपको जो नीट में अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चंस थे, चाहे वो नीट रेगुलर एग्जाम हो, चाहे वो उड़ीसा मणिपुर रीचेकिंग हो, सब करा दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो नीट का टॉपर बच्चा होता है वो ना 10 साल का PYQ छोड़ता है, ना NCERT के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल छोड़ता है, ना NCERT एग्जाम्पलर के MCQs छोड़ता है।
आप भी मत छोड़िए जब आपको मालूम है। और ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, इसमें 2 टाइप के एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू टाइप 1 और एमसीक्यू टाइप 2 बेटा। टाइप 1 होता है सिंगल करेक्ट ऑप्शन और टाइप 2 में मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी डी। हो सकता है 2 करेक्ट हो सकता है 3 करेक्ट हो, तो हर ऑप्शन को चेक करना पड़ता है। इसलिए एक सवाल 4 सवाल के बराबर, और आपको कॉन्सेप्चुअल ट्विस्टिंग यहीं से मिलती है। ये तीनों चीजों को मैंने खुद रिकॉर्ड किया है स्वयं इजी भाषा में, और नीट संपूर्ण में क्लब कर दिया, क्योंकि एनटीए पेपर का बेस यही है। और इसमें जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा नहीं है, 1294 क्वेश्चंस हैं केवल, यानी फाइनाइट कोर्स है। रोज 50 क्वेश्चन भी अगर आप लगाते हैं तो मुश्किल से 20-25 दिन के अंदर ये खत्म हो जाने वाला है। तो जब ये टॉपर नहीं छोड़ रहा है नीट का, तो आप भी मत छोड़िए। नीट संपूर्ण से अपनी तैयारी पुख्ता कर सकते हैं। जो बच्चे नीट संपूर्ण से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट चाहते हैं, वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा, लेकर लगा मारिए। फिजिक्स को अपना कंपेनियन बनाइए जो सपोर्ट करे गवर्नमेंट कॉलेज की अच्छे रैंक पे सीट लेने की, ना कि ऑब्स्टेकल की आपका सिलेक्शन रोके। फिजिक्स आसान है, बस सही टीचर मिलना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, और कुछ फीडबैक देना है तो भी कमेंट कीजिए, जिससे मुझे मालूम पड़े कि मैं क्या सपोर्ट आपके लिए कर सकता हूं। इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।